आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का मॉडल पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, लेट अस द डिफाइन अ रिलेशन। कह रहा है कि हमें क्या डिफाइन करना है, एक रिलेशन। कैसा रिलेशन? आर, और वो है क्या? T1 T2। T1 इज सिमिलर टू T2, T1 कॉमा T2 बिलोंग T, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है, ये सभी बच्चों को मालूम होगा, जब तीन टाइप की रिफ्लेक्सिव एक प्रॉपर्टी हो, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरी कंडीशन क्या प्रूफ हो कि वो ट्रांजिटिव हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो रिलेशन और ट्रांजिटिव हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए चलते हैं, लिख लेते हैं एक लाइन एस्ट्रिक बना के। एवरी ट्रायंगल इज congruent टू itself। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्येक ट्रायंगल होता है, एवरी ट्रायंगल, वो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक, अब बात बन गई, कह रहा है कि T1 और T2, तो हम लिख सकते हैं कि T1 कामा T1 बिलोंग R implies T1 is congruent itself। तो कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब है कि T1 कामा T1 बिलोंग R जो है वो क्या है? T1 is congruent itself। इसका मतलब है कि R is रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक, सेकंड में हम जाएंगे, फिर क्या कह रहा है? T1 कामा T2 बिलोंग R implies T2 is congruent to T1। इसका मतलब है कि T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T1। तो बात बन गई। इसका मतलब है कि R जो है वो सिमेट्रिक भी है, R इज सिमेट्रिक, R इज रिफ्लेक्सिव। लास्ट कंडीशन बच्ची की वो ट्रांजिटिव भी हो, क्योंकि हमें मेन ये लाइन याद रखनी है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। आइए लास्ट कंडीशन इसकी देखते हैं। लास्ट कंडीशंस क्या है? लास्ट कंडीशन इसकी है कि हमें जो प्रूफ करना है वो ट्रांजिटिव। तो क्या लिखेंगे? T1 कामा T2 बिलोंग R। T1 कामा T2 बिलोंग R, इसका मतलब है, और T2 कामा T3 बिलोंग R। जब T1 कामा T2 बिलोंग R है तो T2 इज, शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, या T1, सॉरी, यहां T1 आएगा और ये आएगा T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो इसका मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो कंडीशन मिल गई कि T1 T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और T2 कामा T3 भी कॉन्ग्रुएंट है।
तो कहने का मतलब है कि T1 का रिलेशन T2 से है, T2 का रिलेशन T3 से है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव हैं, और ट्रांजिटिव हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो T है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, वो रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कंडीशन प्रूफ होती है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, लिमिट का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन, और x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर 0 से छोटी, 0 से यहां बड़ी, और यानी कि कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस कोई कंडीशन जब भी होती है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या करेंगे, इन दोनों साइडों को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पर आ जाएगा √1 प्लस ax, यहां आ जाएगा माइनस का 1 माइनस ax, यहां आ जाएगा ऑब्लिक x, और ये भी इसी के इक्वल होगा। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगी कंडीशन, 2x प्लस 1 ऑब्लिक x माइनस 1। कैलकुलेशंस करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। लिमिट x टेंस टू 0, जब कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई किया तो यह 1 प्लस ax माइनस 1 माइनस ax ऑब्लिक x मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 1 प्लस ax प्लस 1 माइनस ax ऑब्लिक 1 प्लस ax प्लस 1 माइनस ax। चलिए मल्टीप्लाई करिए, लिमिट x टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ax माइनस 1 प्लस ax ऑब्लिक x, यहाँ आ जाएगा √1 प्लस ax प्लस √1 माइनस ax। जरा कैलकुलेशंस करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस ax माइनस 1 प्लस ax ऑब्लिक x √ में 1 प्लस ax, और यहाँ पर प्लस √1 माइनस ax। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल, x क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऊपर ये बराबर वैल्यू में x टेंस टू 0 यहाँ रखो तो 0 1 1 माइनस, यानी ये -1 बराबर में ऊपर आएगा 2a, नीचे आएगा ये 0 रखने पे √2 की वैल्यू 2 आएगी, मतलब √1 ऐड हो जाएगा, ये -1 तो a की वैल्यू आएगी बेटा -1। a इज द -1, आंसर इसका आएगा -1। बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं थी इसलिए क्वेश्चन समझना होगा इसी तरह से। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, दोबारा बता देंगे। a इज इक्वल टू -1। तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूटी होती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, यानी इन दोनों फंक्शंस को आप बराबर कर दो। बराबर करने के बाद जैसे अपना लिमिट के क्वेश्चन है कई तरीके से सॉल्व होते हैं, फार्मूला लगाते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी लिमिट है जिन्हें डायरेक्ट याद रखते हैं, तो दोनों तरफ वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू a 2t माइनस साइन टी, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी, डिवाइड ओवर dx फाइंड आउट करना है। ये जो थीटा लिखा है बेटा यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे t होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये देखो t दिया हुआ है, ठीक। तो t की वैल्यू हो जाएगी π/6। अब क्या करना है, जब भी डिवाइड बाई ds, ये पहले मत रख देना, पहले रखने का मतलब गलती, पहले सॉल्व करो बाद में रखेंगे। कैसे करते हैं आओ देखते हैं। क्या करना है, करना ये है हमको, इसमें आपको करना ये होगा कि x बराबर लिख लें पहले a, फिर क्या आएगा
2t माइनस साइन टी, ठीक है, dx बाई डी टी निकालें, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा 2, t की वैल्यू क्या होती है, ये आ जाएगा साइन t का करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos t। इसके बाद आते हैं नीचे, y इज इक्वल टू गिवन है, y क्या दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस टी, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिवाई ओवर डी टी आएगा, ये आ जाएगा a 1 की वैल्यू होती है 0, साइन टी का मतलब कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा डिवाई ओवर डी एक्स, टी टी कैंसिल हो जाता है बेटा, ऊपर बचा a साइन टी और नीचे बचा a ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस टी। अब बात आती है a कैंसिल हो गया, t की वैल्यू थी ये हमने पहले बताया था, तो t रखेंगे साइन पाई बाई 6, ठीक है, इधर जाएंगे ये रखेंगे 2 माइनस कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 को कहते हैं 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अगर कैलकुलेशन ओवरऑल किया तो 1/4 माइनस √3। कुछ बच्चे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट में आएगी, इधर ये ऊपर जाएगा 4 प्लस √3 और 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस √3 और 16 से 3 गया 13। यहां तक भी सॉल्व करते हैं, यहां तक भी सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देखिए, आंसर जो आपका आएगा 4 प्लस √3/13 आएगा। तो ये दो क्वेश्चन है, एक लिमिट एंड कंटिन्यूटी का था, ये तो डिफरेंशिएशन का था, x की वैल्यू लिखो dx बाई डी टी करो, y की वैल्यू लिखो डिवाइड बाई, और सेकंड वाले में फर्स्ट से डिवाइड करो, उसके बाद t का मान पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx, ठीक, करना क्या है आपको, आइए यहां लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 ऑब्लिक x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कभी पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, यहां लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, फिर लिखेंगे b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे c अपॉन x प्लस 2। दैट इज द कंडीशन। क्या कंडीशन लगाते हैं, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c अपॉन x प्लस 2। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इधर वाले का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, x² प्लस x प्लस 1, ये इधर जाएगी, वैल्यू क्या बचेगी, ये वैल्यू बचेगी x प्लस 1 और x प्लस 2, यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर वैल्यू सिर्फ बचेगी bx प्लस 2 और यहां पर ओनली वैल्यू बचेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइए कैलकुलेशंस करें, मल्टीप्लाई इसका करना सभी बच्चों को आता होगा, x² प्लस 3x प्लस 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये bx प्लस 2b आएगा, इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो cx² प्लस c और ये आएगा 2cx। अब क्या करेंगे, x² वाले के कॉफिशिएंट एक साथ लेंगे, ये है और ये है, तो a प्लस c x² आ जाएगा, फिर x वाले सारे कॉफिशिएंट एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 3a, फिर x का कॉफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ पर 2c है, इधर आ जाएगा x, फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म एक साथ लेंगे तो बचेगा 2a प्लस 2b
प्लस सी, और यहां पर ये वैल्यू एज इट इज ऐसे ही चलती रहती है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा कंपेयर करना बोथ द साइड, ठीक, पावर का कंपेयर करना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है तो a प्लस सी, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर हम x के कोफिशिएंट के पास जाते हैं, 3a प्लस b प्लस 2c, और x का कोफिशिएंट यहां पर बेटा ये था तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, इक्वेशन सेकेंड। कांस्टेंट टर्म के बाद जाएं अगर तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस c बराबर वैल्यू देखेंगे 1, दैट इज द इक्वेशन थर्ड। अब आपको अपनी कहानी करनी है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करनी है। तो आइए a की वैल्यू यहां से अगर निकाल लें तो a की वैल्यू यहां होगी 1 माइनस सी, या यहां पर देख लें अगर हम ये 2 का मल्टीप्लाई कर दें या हम यहां से b गायब कर दें, ऊपर a प्लस सी ऑलरेडी है तो अब b गायब कर दें, ऊपर वाली में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 6a प्लस का 2b और प्लस का ये क्या हो जाएगा 4c और 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, और सब्ट्रैक्ट कर दें क्या हो जाएगा 4a माइनस 3c इज इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन 4। ये a और c, ये a और c, क्या करें अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5। सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गई, जोड़ दिया तो 7a बराबर ये आया 4, a की वैल्यू आई 4/7। जब a की वैल्यू आई 4/7 तो यहां पर रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या हो जाएगी 4/7 प्लस c बराबर 1, तो c इज इक्वल टू 4/7 यानी 3/7। a मालूम, c मालूम, b निकालने के लिए चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। और रख देते हैं a की वैल्यू हमारी है 4/7 तो 8/7, b की वैल्यू हमें निकालना है और c की वैल्यू भी हमें मालूम है, c की वैल्यू है 3/7 तो 3/7 इज इक्वल टू 1। ये 3 8 11/7 तो 2b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 11/7। सॉल्व करेंगे 7 11/7 तो माइनस 4/7, ये इससे कैंसिल हो गई, माइनस 2/7। सबसे बड़ी काबिलियत यहां पर होता है a b c का मान निकालना। आपको क्या करना है 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि डिटेल का क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल का क्वेश्चन आपको डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या किया, करते चले गए, a मालूम b मालूम c, a 4/7 b 3/7, यहां पे लिख भी लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आगे लग पाएगा। b बराबर है 3/7 और c की वैल्यू आई है माइनस 2/7। अब ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर उठा के ये वैल्यू रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए आइए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कंडीशंस लगाना है, a की वैल्यू क्या थी 4/7 और कंडीशंस यहां पर क्या है जो इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 dx। फिर b की वैल्यू क्या है 3/7, कंडीशन यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। फिर कंडीशंस क्या है c की वैल्यू क्या है माइनस का 2/7 इंटू 1/x प्लस 2 dx। ठीक है, करना क्या होगा, आइए कैलकुलेशंस करते हैं। ये हो जाएगा 4/7 log x प्लस 1, ये आपको पता होगा। ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऊपर जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 1, ठीक, माइनस 1/x प्लस 1, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/7 log x प्लस 2 प्लस का c। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आपको आंसर इसी तरह से लिखना है क्योंकि आंसर तो दिया नहीं गया है,
तो आंसर आप अगर और कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो ये 1/7 ही कॉमन आ सकता है, और बाकी कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना आंसर आपको लिख के आना है। यानी आपने देखा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम है क्या लगाना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके कई पार्ट होते हैं। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के कई पार्ट होते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बीएससी का पार्ट है। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कई चीजें करना है, 8 पार्ट पढ़ने हैं। आपने अगर पढ़ा होगा सारा, क्योंकि यहाँ एक ही क्वेश्चन दिया है इसलिए आपको ऐसे बता दिया गया। बाकी जब पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा होगा वहां सारा 8 कॉन्सेप्ट 10 कॉन्सेप्ट जो भी लगते हैं सब समझा दिए जाएंगे। आगे आते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, साइन, इसको लिख देंगे x माइनस की जगह प्लस अल्फा, और यहां लिख दो -2 अल्फा, कोई प्रॉब्लम। नीचे एज इट इज ऐसा ही लिखा रहने दो, साइन x प्लस अल्फा dx। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको हमने करली ब्रैकेट में लिख दिया, क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b, फिर क्या होगा, कॉस a और साइन b, ऑब्लिक क्या हो जाएगा, साइन x प्लस अल्फा, और ये साथ में dx। चलिए इसका इसमें डिवाइड कर दें तो पहला फंक्शन में cos 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये कैंसिल, ये बचेगा dx। यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, क्योंकि sin 2 अल्फा आ जाएगा, और यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cot x प्लस अल्फा dx। चलिए ये क्या हो जाएगा, x cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, और cot x का क्या होता है, माइनस लॉग साइन x, तो ये इससे हो जाएगा लॉग साइन x प्लस अल्फा प्लस c। दैट इज द आंसर। कुछ नहीं करना होता है, फंक्शन को समझना होता है। cot x का डिफरेंशिएशन याद रखो, माइनस लॉग साइन x, माइनस लॉग साइन x का मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये x है तो x प्लस अल्फा आ जाएगा, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ डियर, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर a यूनिट वेक्टर b यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, show that the magnitude of their differences is √3। तो कोई बात नहीं है, sum of 2 unit vector, sum of 2 unit vector is a unit vector। ठीक, फिर कह रहा है so that the magnitude of their differences, हमको प्रूफ क्या करना है, ये √3 हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंसेस। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर b वेक्टर का सम जो है 1 दिया हुआ है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो कोई बात नहीं है, इसका स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड a का होल स्क्वायर मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ठीक है, 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। सॉल्व करोगे, ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1, ये 1,
ये 2, ये cos थीटा बराबर 1, 1 1 कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू -1/2, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 62 120 डिग्री हमें ये मिल गई। अब वो ये कह रहा है कि a माइनस बी मॉड रूट 3 है, तो क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर -2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और cos थीटा। आइए सॉल्व करें। मॉड ऑफ ए 1 1 -2 इंटू 1 इंटू 1 और cos 2π/3 की वैल्यू -1/2। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 3 हो गई और इसको अगर ले जाएंगे वैल्यू तो रूट चढ़ जाएगा। तो a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो √3 है। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो मॉड ऑफ a भी 1 है, मॉड ऑफ b भी 1 है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट देखते हैं, 29 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, मॉड a इज इक्वल टू 10, मॉड b इज इक्वल टू 2, a डॉट b इज इक्वल टू 12, मॉड ऑफ a क्रॉस b चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b होता है। चलिए वैल्यू रखिए 12 बटे मॉड ऑफ a 10 इंटू 2, कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ गया 3/5। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा 4/5। सीधे पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता था मॉड ऑफ a क्रॉस b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और साइन थीटा। ये भी मॉड में ले सकते थे, लेकिन हमें पॉजिटिव ही वैल्यू लेना था, तो इसलिए मॉड लगाएं या ना लगाएं। मॉड a की वैल्यू 10, b की वैल्यू मॉड 2 और साइन थीटा की 4/5। 5 2 10। आंसर इज 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। इसकी वैल्यू 16 आएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। tan इनवर्स 1/√3, cot इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स दिस। तो कोई बात नहीं है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, tan इनवर्स -1/√3 है, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1/√3। ये है cot इनवर्स 1/√3, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, ये माइनस आएगा तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। आओ कैलकुलेशंस करें। -1/√3 का मतलब 30π/6। cot इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, π/3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का π/4। एलसीएम ले लीजिए धीरे से, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये -2π होगा और ये होगा आपका 4 तिहाई 12, 4 का मल्टीप्लाई किया 4π और 3 का मल्टीप्लाई किया -3π। कैलकुलेशंस करेंगे, -2π -5π यानी -π/12 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेशंस करना था, ध्यान देना था कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। तो आंसर इज -π/12। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कोई दिक्कत नहीं है, मॉड वैल्यू लगी हुई है, इसका मतलब है हम दो चीज़ों पे काम करेंगे, एक लेस देन 0 पे और एक ग्रेटर देन 0 पे, और लिमिट पे फोकस करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं। लिमिट निकालने के लिए जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आए तो जो मॉड वैल्यू हो उसको सबसे पहले 0 कर लेना। उसको क्या कर लेना, 0 कर लेना। क्या मिल जाएगा, -1। एक लिमिट और मिल गई। अब आपको 3 लिमिट मिल गई।
एक -1, एक -3 और एक 3। इसमें सबसे छोटी पहले लिखी जाएगी, सबसे छोटी कौन सी है? -3, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 3, छोटी से बड़ी की ओर। तो कोई बात नहीं, आओ दो फंक्शन लिखें। दो फंक्शन जब लिखना है तो हमें यहाँ लिखेंगे सबसे पहले -3 से -1। अब -3 से -1 का मतलब है ये जो लिमिट है वो x इज लेस देन 0 के लिए है। x इज लेस देन 0 के लिए यहाँ फंक्शन कितना हो जाएगा बेटे? -x -1 + 1, ये कैंसिल, ये -1, यानी ये फंक्शन x इज लेस देन 0 के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे फंक्शन -x dx। एक तो ये लिमिट हो गई। अब जरा हम नेक्स्ट लिमिट की बात करें। नेक्स्ट लिमिट जो हमारी जाएगी वो क्या होगी? -1 से 3, जो फंक्शन किसके लिए काम करेगा? x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आओ लिमिट रख दें -1 से 3। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है तो ये ऐसा ही लिख जाएगा। आओ लिख लें y बराबर x + 2। चलिए ये वैल्यू हो गई x + 2 dx, दैट इज द एरिया। यहाँ चाहो तो अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो a बराबर आओ सॉल्व करा जाए। सॉल्व कैसे करते हैं तुम लोग को मालूम है। क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस लिखेंगे और ये लिखेंगे x² 2 और यहाँ लिमिट -1 से -3। फिर यहाँ लिखेंगे क्या? इसका इंटीग्रेशन x² 2 और यहाँ आएगा 2x और इसकी लिमिट लिख देंगे बेटा। क्या हो जाएगी लिमिट? 3 से -1। अब मालूम होगा अपर लिमिट हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है, यानी -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू -3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ आएंगे अपर लिमिट पॉजिटिव 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 2 × 3, फिर माइनस लगा देंगे, निगेटिव लिखेंगे लोअर लिमिट को निगेटिव कैसे लिखते हैं ये देखिए। क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये 2 × -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए कैलकुलेशंस करिए। ये माइनस आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 9/2 आएगा, ये 9/2 आएगा, ये 6 आएगा, ये आएगा आपका -1 और ये माइनस लगा है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 + 2। आओ कैलकुलेशंस करें। ये क्या हो जाएगा? 2 तो -9 से 1 गया 8 तो दिस, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। इधर वाली वैल्यू में आओ तो 2 से 1 गया 1, 6 और 1 7, 7 दूना 14, 14 बच्चे 2 यानी 14/2। ये क्या हो जाएगा? 8 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 और 8 37, 9 4 13 23 और 8 31, 31/2। कैलकुलेशन एक बार और देख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव जाएगा 3 का वर्ग, ये वैल्यू हो जाएगी ठीक 9/2। यहाँ जाएंगे 3 2 6, एकदम करेक्ट है। फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे -1 का स्क्वायर 1/2, -1 का स्क्वायर 1/2। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर से। क्या करेंगे? यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। देख लीजिए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 9 से 1 8 यानी वो 4, ये बचेगा प्लस। अब क्या होगा? 9/2 और ये 1/2 8/2, ये बचेगा 4। ठीक है, और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 2, 8 14 and 20। 20 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। 4 4 8 6 इसको ऐड कर लीजिए 8 12 16 1, यानी आंसर जो आपका आएगा वो 16 स्क्वायर मिनट
मिनट नहीं आएगा, 16 स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए। स्क्वायर यूनिट में आंसर होगा। करना कुछ नहीं होता है, आपको मेन लिमिट ध्यान देना होता है कि लिमिट कैसे निकालें। और जब भी मॉड लिखा हो उसकी लिमिट 0 ले लें, छोटे से बड़े की ओर जाएं, एक बार इस फंक्शन पे चेक करें, एक बार इस फंक्शन पर फंक्शन रख के कैलकुलेशन करें और आंसर इज 16 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारा सेक्शन बी भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए बी सी हो गए, सिर्फ रह गया है सेक्शन डी और सेक्शन ई, जिसको हम लोग आगे देखेंगे।